आ चुके हैं हम लोग स्ट्रेटजी डे नंबर 2 पे। तो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आदित्य प्रताप सिंह एंड वी आर वाचिंग आदित्य कॉमर्स अ कंप्लीट एजुकेशन चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसा मैंने बताया था आप लोगों को कि हम लोग आपकी जो बिजनेस स्टडीज है आपके जिसका एग्जामिनेशन 14 मार्च को है और आईसी बोर्ड स्टूडेंट जिनका एग्जामिनेशन कॉमर्स का 17 मार्च को है, तो उनके लिए और आप लोगों के लिए बिजनेस स्टडीज को लेते हुए आप लोगों के लिए हर चैप्टर से रिगार्डिंग हर चैप्टर को टच करते हुए हर चैप्टर को हम लोग समझेंगे। चैप्टर को समझने का तरीका क्या है, चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे, जिससे आपका चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा और आपके क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे। उन क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे आज और उन क्वेश्चंस के आंसर भी देखेंगे। हम लोगों ने कल देख लिया है 3 चैप्टर्स के में इंपॉर्टेंट था उनके थ्योरीज के बारे में, उनके क्वेश्चंस के बारे में और उनके आंसर्स। कौन कौन सा चैप्टर हो गया हम लोगों का? हम लोग का हो गया नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट हो गया, अपना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हो गया और बिजनेस इन्वायरमेंट। 3 चैप्टर हम लोगों ने कल की वीडियो में कंप्लीट कर दिया। अगर आपने उसको नहीं देखा है माय डियर, तो मैं आपको उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं वो 3 चैप्टर। आप एक बार उस वीडियो को देखिएगा, आपको ये तीनों चैप्टर एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा तो उस वीडियो को देखिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने सब कुछ पढ़ा तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। वैसे स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 6 मार्च जो आपका पेपर था अकाउंटेंसी का, उस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन डाला हुआ है, आप देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे ही आपका 2 मार्च को आपका पेपर था इंग्लिश का, उसका भी सॉल्यूशन का आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट वीडियोस आदित्य कॉमर्स पे आती रहती है जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग। तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और क्योंकि आपका क्लास 12th है और आपको अगले ही मंथ में एंट्रेंस देना होगा वेरियस यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस का, तो उसका प्रिपरेशन भी आपका तो कॉमर्स पर कराई जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आगे चलते हैं आज स्ट्रेटजी डे नंबर 2 के अंदर में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं 2 चैप्टर, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। ये 2 चैप्टर आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे। 2 चैप्टर से रिगार्डिंग तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर में आपका क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है, इन 2 चैप्टर से उन चैप्टर क्वेश्चंस को देखेंगे, उनके आंसर्स भी देखेंगे। इससे क्या होगा, आपका चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे, उनके आंसर्स भी क्लियर हो जाएंगे। और ये ऐसे 10 क्वेश्चंस जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को इन 2 चैप्टर से मिलके मिलता है 14 मार्क्स। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट एंड द आईएफएससी बोर्ड स्टूडेंट्स। चलिए आते हैं प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द मेरिट्स, इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग। अब एग्जामिनेशन में देखिए कितना अच्छी बात है, मेरिट आएगा, एडवांटेजेस आएगा, इंपॉर्टेंस आएगा, कोई भी अगर आ गया ना तो जो बताने जा रहा हूं उससे लिख दीजिएगा, फुल मार्क्स मिल जाएगा। प्लानिंग के क्या मेरिट्स है, क्या एडवांटेजेस, क्या इंपॉर्टेंस है। तो प्लानिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? आप प्लानिंग क्यों करते हो? प्लानिंग क्यों करते हैं? प्लानिंग करते हैं हमें डायरेक्शन प्रोवाइड होता है कि यार प्लानिंग कर लेने से मुझे यार काम को ऐसे करना है, मुझे इस वर्क को ऐसे करना है। जैसे हम लोगों ने आपके साथ प्लानिंग किया कि 14th को आपका पेपर है बिजनेस स्टडीज का, तो हमने प्लानिंग किया। आपने देखा होगा प्लानिंग कैसे किया हम लोगों ने कि भैया इसकी वीडियो आपको इस दिन मिलेगी, आपको इसकी वीडियो इस दिन मिलेगी, आपको इसकी वीडियो इस दिन मिलेगी, जिससे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग करने से आपको एक डायरेक्शन मिलता है जिसके थ्रू आप काम करते हो। तो प्लानिंग आपको डायरेक्शन देता है। नंबर 2, प्लानिंग क्या करता है आपका? प्लानिंग दूसरे फंक्शंस का बेस रखता है, कंट्रोलिंग का, स्टाफिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का, इन सब का बेस कौन रखता है? प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या करता है? लोगों का बेस करता है। नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्या है? अगर आप किसी चीज को प्लान कर दोगे ना तो आपका वेस्ट नहीं होगा, आप सही चीजों को सही समय पे करोगे। तो प्लानिंग क्या करता है? हमेशा हमें वेस्ट से हटाता है। तो जो भी हमारा वेस्ट चीज होती है उसको वहां से रिमूव कर देता है प्लानिंग आपका। ये आपके प्लानिंग के फायदे हैं। प्लानिंग हमेशा अनसर्टेनिटी जो फ्यूचर में होने वाला उसको कम करने का प्रयास करता है, उसको रिस्क को कम करने का, रिड्यूस करने का ट्राई करता है। तो ये प्लानिंग के क्या है? मेरिट भी है, एडवांटेजेस भी है, इंपॉर्टेंस भी है। राइट, डीमेरिट, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। अब प्लानिंग के कुछ नुकसान भी तो होते हैं। प्लानिंग के नुकसान क्या है? आपने अगर प्लानिंग कर लिया तो क्या हो गया, भैया मुझे इस दिन ऐसे काम करना है, मैंने प्लानिंग किया हुआ था, अब अचानक कुछ पड़ गया तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि आपने प्लानिंग किया हुआ था। इट मींस क्या? प्लानिंग आपको रिगिडिटी प्रोवाइड कराता है, जिससे आप जो प्लान कर दिए आप उसी पे काम करते हो, आप उसे चेंज नहीं कर पाते, ये लिमिटेशन है। दूसरा क्या?
प्लानिंग की है, सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्या गारंटी है? नो गारंटी। आपने प्लानिंग किया लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो सक्सेस पा जाओगे, खर्च हुआ ना चीज है हमारा। नंबर तीसरा क्या है? प्लानिंग करने में हमारा कॉस्ट आता है। कैसा? पेपर का रिक्वायरमेंट है, वो बनाएंगे, वो बना के फेंक दिया। तो प्लानिंग करते हैं तो क्या करते हैं, अपना कॉस्ट आता है बहुत ज्यादा। तो ये प्लानिंग के क्या है? लिमिटेशंस है। तो ये सब आपके अगले पॉइंट्स थे प्लानिंग के लिमिटेशंस के अंदर में, ठीक है ना। चलिए मैं आपको समझाता रहा हूँ, आप इससे पॉइंट्स को तोड़ सकते हो। एक्सप्लेन द प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग का प्रोसेस क्या है? प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है, ध्यान देखो। प्लानिंग का प्रोसेस क्या है? पहले आप प्लानिंग कैसे करते हो? प्लानिंग करने से पहले क्या करते हैं हम लोग? प्लानिंग करने से पहले ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं। क्या भाई, मुझे इस दिन तक मुझे इतना काम करना है, मेरा एक ऑब्जेक्टिव है। फिर क्या करते हो? ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, फिर क्या करते हैं हम लोग, क्या कि कैसे पहुंचेंगे, अगर ये हुआ तो ऐसा करेंगे, अगर ऐसा हो गया तो ऐसा करेंगे। इट मींस क्या, आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया, फिर आप क्या कर रहे हो कि एजम्पशन कि ये भाई ऐसा हुआ तो ऐसे करेंगे, अगर ऐसा हो गया तो ऐसा करेंगे। तो आप एजम्पशन बना रहे हो ना, तो इस चीज को बोलते हैं प्रीमिसेस। तो आपने पहले ऑब्जेक्टिव फिक्स किया, फिर आपने वेरियस प्रीमिसेस को डेवलप किया। फिर क्या करते हो आप? करने के बाद आप देखते हो कि क्या क्या ऑप्शंस है, क्या क्या आपके पास अल्टरनेटिव एक्शंस हैं उसे कंप्लीट करने के लिए। तो आपने सारे अपने अल्टरनेटिव एक्शंस को देख लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। फिर क्या करते हो? इवैल्यूएट करते हैं, सबसे अच्छा कौन सा, सबसे अच्छा कौन सा इसमें से एक्शन है जो हमें उस गोल को पहुंचा देगा। तो आप इवैल्यूएट करते हो। फिर क्या करते हो? चूज करते हैं, सबसे बढ़िया जो होता है उसको चूज करते हैं, और लास्ट क्या करते हैं? उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं। अपना गोल सेट हो जो किया था वो अचीव हो जाएगा। तो ये प्लानिंग के स्टूडेंट्स प्रोसेस था। What are the elements of delegation? डेलीगेशन के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? डेलीगेशन के 3 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। तो अपने 3 हो गए। कौन कौन से स्टूडेंट्स? ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। अब देखिए आप एक वर्ड लिखा गया था डेलीगेशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होता कि डेलीगेशन क्या होता है। तो डेलीगेशन का मतलब होता है जब कोई ऑर्डर टॉप से नीचे आता हो, जब कोई चीज आपका ऑर्डर टॉप बॉडी से नीचे मूव करता हो तो उसे हम लोग कहते हैं डेलीगेशन। ऑथोरिटी मूव कर रही है डाउनवर्ड में, क्लियर है। तो इसमें आपको 3 चीज आपका आता है, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना और लास्ट अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबल। What does the span of management refer? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि नंबर्स, कितने नंबर तक का मैनेजमेंट किया जा सकता है। कोई मैनेजर है तो कितने नंबर्स उसके अंदर में एम्प्लॉइज हैं तो काम कर सकता है, उसका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। नंबर्स कितने हैं वो अपने अंदर में कंट्रोल कर सकता है, जिसके उनकी प्रॉब्लम सुन पाए, उनको मतलब उनके साथ डील कर पाए, ठीक है। नंबर्स कितने एम्प्लॉइज को डील कर सकता है, दैट इज कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय बजट? बजट क्या होता है? तो बजट क्या है? बजट एक तरह का एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है। बजट एक तरह का एस्टिमेटेड होता है। किस फॉर्म में आपका एक्सपेंडिचर? एक न्यूमेरिकल टर्म्स में आपका एक्सपेंडिचर होता है, उसे बोलते हैं अपना बजट। एक तरह का स्टेटमेंट भी होता है जिसमें हम लोग अपने एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर को शो करते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म्स में। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जब ग्रुप ऑफ पर्संस मिलते हैं किसी एक टारगेट को अचीव करने के लिए। स्ट्रक्चर क्या होता है? तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है जब ग्रुप ऑफ पर्सन मिलते हो एक फॉर्म में जिससे वो उस गोल को अचीव कर पाए, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जब ग्रुप ऑफ पर्सन एक फॉर्म बना के उस गोल को अचीव करने का प्रयास करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए यहाँ पे आ गया डिफरेंस, चलिए देखते हैं डिफरेंस यहाँ पे। और लास्ट क्वेश्चन है आपके यहाँ पे स्टूडेंट्स, डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं हम। चलिए फ्रेंड आते हैं अपने यहाँ पे इस डिफरेंस पे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। स्टूडेंट्स आगे बढ़े उससे पहले छोटी सी बात, इस चैप्टर से आपको 14 मार्क्स मिलता है। अब एक बात क्या है यहाँ पे रखना आपको ध्यान कि इस चैप्टर से केस स्टडीज भी आता है। तो स्टूडेंट्स जो मैंने बताया आपको उससे सही से पढ़िएगा, आपका केस स्टडी खुद सॉल्व हो जाएगा। बताया मैंने आपको, ध्यान से समझिए हर एक आंसर को, और अब केस स्टडी से प्रैक्टिस कीजिए घर पे। देखिए आपका केस स्टडी सॉल्व हो जाएगा। अगर तब भी सॉल्व ना होता हो आप हमें बताइएगा, आप लोग के लिए कुछ स्पेशल किया जाए जिससे आपको केस स्टडी भी सॉल्व हो जाएगा। तो सब कुछ आप लोग लिए होगा जो आप चाहते कॉमर्स पे। चलिए बात करते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मल और इनफॉर्मल में जो आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, ये हमेशा ये फॉर्मल, स्कूल का क्या ड्रेस होता है? फॉर्मल ड्रेस होता है। क्या स्कूल में
क्या आप स्कूल में दूसरा ड्रेस पहन के जा सकते हो? ना, अलाउड नहीं है। क्यों नहीं अलाउड है? क्योंकि भाई वहां की एक स्पेसिफिक ड्रेस है, फॉर्मल ड्रेस है, तो उसे कहते हैं फॉर्मल। इनफॉर्मल क्या होता है? जो फॉर्मल ना होता है उसे इनफॉर्मल कहते हैं। जैसे क्या हो गया, आपके फ्रेंड्स के यहाँ बर्थडे पार्टी है, आप कहीं जा रहे हो, तो वहां पे तो सब कुछ आप कर सकते हो अपने हिसाब से, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल। अब मैं समझाता हूँ आपको, अच्छा से क्लियर हो जाएगा। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है? देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, ये हमेशा कैसे अराइज होता है? ये अराइज होता है कंपनी के रूल्स एंड पॉलिसीज, कंपनी की जो रूल्स होती है, कंपनी की जो पॉलिसीज होती है, उसके बेसिस पे जो बनता है वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनफॉर्मल क्या है? या सोशल इंटरेक्शन है, दोस्त है भाई, मेरा दोस्त है, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जब दोस्त लोग मिल जाते हैं, दो वर्कर्स मिल गए, तो क्या हो गया? दो लोग में दोस्त मिल गए तो एक नया उनके बीच में जम गया, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका राइज होता हो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू। चलिए बात करते हैं दूसरा, ऑथोरिटी। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आप ऑथोरिटी के अंदर में आते हो, अराइजेस बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की जो पोजीशन होती है उसके अंदर में आते हैं फॉर्मल में। इनफॉर्मल में ना 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 ना, इनफॉर्मल में कैसे? इनफॉर्मल में तो पर्सनल क्वालिटीज, बहुत अच्छा बंदा, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा पर्सन है, बहुत अच्छे वो वर्कर हैं, तो ऐसे क्या होता है, उनसे लोग जुड़ते हैं। जब जुड़ेंगे तो क्या होगा? ऑथोरिटी आती है, राइसेस आउट ऑफ पर्सनल क्वालिटी से थ्रू आता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। नंबर थर्ड, कम्युनिकेशन। फॉर्मल के अंदर में हमेशा स्केलर चेन के थ्रू चीजें मूव करती हैं। स्केलर मतलब क्या भाई? दिया था फेयोल ने 14 प्रिंसिपल। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं हमेशा, फेयोल का कौन सा प्रिंसिपल है? तो देखिए फेयोल के 14 प्रिंसिपल है, कैसे मालूम चला? भूल जाते हैं बच्चे ना, अब नहीं भूलोगे। फेयोल एफ, फेयोल एफ, और 14 का भी एफ, इट मींस फेयोल एफ से स्टार्ट हुआ, 14 भी एफ से स्टार्ट हुआ, तो फेयोल के 14 प्रिंसिपल थे। चलिए अब यहाँ बात होती है क्या कि फॉर्मल, क्योंकि आपका एक ऑथोरिटी थ्रू चीजें होती है, यहाँ पे रूल्स के थ्रू काम होता है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन फ्लो करता है चेन का, कि भैया वो इसको बताएगा, वो इसको बताएगा, वो इसको बताएगा, वो इसको बताएगा, एक फ्लो के थ्रू मूव करता है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल में क्या होता है? आप गए कहीं पे, अपने उस दोस्तों को बता दिए, वो दोस्त अपने दोस्तों को बता दिए, वो अपने दोस्तों को बता दिए, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। वहां पे कोई भी चेन नहीं होता है, वो तो मूव करता है जहां चाहे वहां, कैन टेक इन एनी प्लेस, वो ग्रुप्स में ऐसे मूव कर जाता है, कोई इसका वर्ड नहीं होता स्पेसिफिक प्लेस। नेचर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिजिड होता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, जबकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है फ्लेक्सिबल है, जब चाहे उसे चेंज आप कर सकते हो। लास्ट, लीडरशिप। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में मैनेजर्स लीडर्स होते हैं, मैनेजर्स लीडर्स होते हैं, जबकि इनफॉर्मल में लीडर्स हो सकते भी हैं, लीडर्स नहीं भी हो सकते हैं। अपने यहाँ पे तो लोग खुद से ग्रुप में किसी को चूज कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ चुका है अपना नंबर दूसरा, क्या है यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है? मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है ना, ये क्या है? ये अपना एक फंक्शन के बेसिस पे काम करता है, जबकि डिविजनल क्या काम करता है? डिवीजन काम करता है हमेशा एक प्रोडक्ट के लिए। फंक्शनल काम करता है फंक्शन के लिए, डिवीजन काम करता है हमेशा किसके लिए? एक प्रोडक्ट के लिए काम करता है। बहुत ही सिंपल है, इनके बीच में डिफरेंशिएशन एग्जाम में आ सकता है शॉर्ट में आपका 1 मार्क्स के अंदर में। क्या है यहाँ पे देखिए, फॉर्मेशन कैसे बनता है? फंक्शन स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन फंक्शंस, डिवीजन स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइन, जो बताया मैंने आपको। इसका स्पेशलाइजेशन क्या होता है? स्पेशलाइजेशन, फंक्शन स्ट्रक्चर का स्पेशलाइजेशन क्या है? फंक्शनल, इसका स्पेशलाइजेशन है। और डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है? डिविजनल का होता है, इसका स्पेशलाइजेशन होता है प्रोडक्ट, स्पेशलाइजेशन होता है इसका आपका। क्लियर है? तो ये दो आपके डिफरेंसेस हैं एग्जामिनेशन में, 2 डिफरेंसेस आपका इसके रिगार्डिंग एग्जामिनेशन में स्टूडेंट्स आ सकता है। तो स्टूडेंट्स ये था आज प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड आप लोगों के लिए कंप्लीट चैप्टर। उम्मीद करता हूं कि आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद चैप्टर्स भी अच्छे समझ में आ जाएगा, और ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो इन 2 चैप्टर्स के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जो आपको आने चाहिए थे, और इन जिसके थ्रू आप कोई भी केस स्टडी सॉल्व करो। जैसे एग्जांपल बताया मैंने आपको प्लानिंग का प्रोसेस, केस स्टडी को सॉल्व करने के दौरान आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, जो मैंने बता दिया। तो यहाँ पे हर एक चीज बताई जा रहा है आप लोगों को, जो आपको केस स्टडी में सॉल्व करा दे, और आप लोगों के सब कुछ आपका थ्योरी भी कंप्लीट करा जाए। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ
आपको आज की वीडियो से नॉलेज मिला होगा। स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए अपने हर एक फ्रेंड के साथ, जिसे जल्दी से जल्दी वह भी जुड़ जाए अपने साथ और वह भी अपने इस प्रिपरेशन में लग जाए। तो स्टूडेंट्स, और अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करना है आपको, क्योंकि ये चैनल आप लोग के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहते हैं आप लोगों का, क्योंकि इंट्रेंस से अगले मंथ में तो उसका प्रिपरेशन भी आपका आदित्य कॉमर्स पे कराई जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आदित्य कॉमर्स। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। जाने से पहले स्टूडेंट्स फिर से एक बार ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जामिनेशन। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।